हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो वेलकम टू माय चैनल P4 फिजिक्स। इस चैनल पर मिलेगी आपको फिजिक्स से रिलेटेड हर एक प्रॉब्लम का एक यूनिक और बहुत जेन्युइन सॉल्यूशन, जिससे आप फिजिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए, साथ ही फिजिक्स की लैंग्वेज को इजीली समझ पाए। तो आज जो हमारे पढ़ने का टॉपिक होगा, कल हमने पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, उससे पहली वाली वीडियोज में हमने पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो आज हम पढ़ेंगे उस रिफ्लेक्शन से थोड़ा आगे वाला टॉपिक, जिसका नाम होगा कि हम रिफ्लेक्शन से रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ का कैसे पता लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने कभी ये देखा है कि जब हम कभी भी कोई भी चीज़ पानी के अंदर फेंकते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो चीज़ जो पानी के अंदर है उसकी हाइट क्या है, आपके बहुत पास लगती है, आपको लगता है कि उसकी हाइट बहुत कम है। जैसे आप स्विमिंग पूल का एग्जांपल देखोगे तो स्विमिंग पूल में जनरली लोग इसलिए डूब जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि स्विमिंग पूल की जो बेस है वो बहुत ऊपर है और जनरली वो कहाँ होता है, बहुत नीचे। तो ये जो हमारा इल्यूजन होता है एक तरीके का कि हाइट का हम ठीक तरीके से अंदाजा नहीं लगा पाते, ये किसकी वजह से होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से। तो इस वाली जो इल्यूजन वाली डेप्थ होती है उसको बोलते हैं एपरेंट डेप्थ, और जो हमारी ओरिजिनल लेंथ होती है उसको बोलते हैं रियल डेप्थ। तो इनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन निकलता है, तो आज हम उसको ही पढ़ेंगे। वैसे जनरली आपको क्या ध्यान रखना है कि इसका केवल फॉर्मूला ही आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर कभी एक्सप्रेशन तो आया नहीं है इसका कि रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ का एक्सप्रेशन क्या होता है या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेशन क्या होता है, हमें बस क्या ध्यान रखना है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो अब जो हमारे पढ़ने का ऑब्जेक्टिव होगा वो क्या होगा, रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ के बीच में रिलेशन विद टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम क्या मान के चलते हैं, हम एक बीकर मानते हैं सबसे पहले, या फिर कोई भी एक वेसल है जिसके अंदर वाटर भरा हुआ है, ठीक है। और जब हमने कल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा था तो मैंने एक बात बताई थी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एक कंपेरेटिव स्टडी के हिसाब से पढ़ते हैं। मतलब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या करते हैं, हमेशा कंपेयर। तो मैं क्या मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे मेरा कोई ऑब्जेक्ट है, क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर उससे कोई रेस जाएंगी नॉर्मल सीधी, तो कैसे जाएंगी, बिल्कुल स्ट्रेट इस तरीके से। वही रेस अगर कोई आदमी यहाँ से देख रहा होगा, मान ले किसी की आईज है, ठीक है, तो कोई आदमी उसको देख रहा होगा तो उसके लिए जो ये वाली रेस जा रही होंगी, उसको जो ये वाली ऑब्जेक्ट है वो यहाँ दिखेगी कहीं, किस तरफ दिखेगी, इस तरफ। लेकिन असलियत में वो कहाँ है, इस तरफ। तो इस तरीके से उसको दो रेस दिखी। दो रेस का मतलब ये हुआ कि भाई जब वो रेस इस वाले इस पे थी तो वो क्या बन रहा था, हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बन रहा था, एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे क्या बन गया, वो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ से वो रेस ट्रेवल कर रही थी इस तरफ और किसकी आंख पे जाके लगी, इस तरफ। तो इंसिडेंट रेस ये वाली होंगी, रिफ्रैक्टेड रेस ये वाली होंगी, इसलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस ये होगा और रिफ्रैक्टिव एंगल ये वाला होगा। तो अगर मेरा आई ये वाला है, ठीक है, तो अब हमने वाली प्रॉपर्टी पढ़ रखी है ना, पे जेड बन रहा है, अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टीज। तो अगर ये आई हुआ तो ये भी क्या हुआ, ऑटोमेटिक आई। अगर ये आर हुआ, और हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी है क्या, कि अगर दो पैरेलल लाइंस है वो आपस में से इंटरसेक्ट कर रही है, तो अगर ये एंगल आर होगा तो ये भी एंगल क्या होगा, आर। तो सिमिलरली ये एंगल आर है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, हमारा आर। तो हमें बस क्या ध्यान रखना है कि हमने आई निकाल दिया, हमने क्या निकाल दिया, आर। अच्छा, अब जैसे क्या है, ये ऑब्जेक्ट रियल में तो यहाँ पे है, ठीक है, लेकिन हमें देखने में कहाँ लग रही है, इतनी हाइट पे। कहाँ लग रही है, इतनी हाइट पे। तो जब हम कभी भी इस तरीके का इल्यूजन देखते हैं उसको बोलते हैं रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। तो इस वाले केस में क्या मान के चलते हैं कि भाई असलियत में तो रियल हाइट हमारी कितनी है, h। रियल हाइट हमारी कितनी है, h। लेकिन हमें जो हाइट दिख रही है ये वाली एक्चुअल वाली, ये क्या है, हमारी एपरेंट हाइट। क्या है, एपरेंट हाइट, एपरेंट हाइट, ठीक है ना। तो एपरेंट हाइट का मतलब एक ऐसी हाइट जिसपे मुझे ऑब्जेक्ट असलियत में दिख रही थी कि वो है कहाँ, ठीक है। तो ये क्या होगी, हमारी एपरेंट हाइट, और ये क्या होगी, हमारी रियल हाइट। अब हमें इसके बीच में रिलेशन निकालना है इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम क्या काम करेंगे, अगर मैं देखो यहाँ पे साइन आई साइन आर लगा लूँ, क्योंकि मुझे पता है साइन आई अपॉन साइन आर ये किसका फॉर्मूला होता है, म्यू का। लेकिन अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देख रखी हो तो हमें बता रखा होगा कि हम जब भी स्नेल्स लॉ लगाते हैं तो हम हमेशा स्नेल्स लॉ किस हिसाब से लगाते हैं। मान लो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 है, लाइट इस तरफ से आ रही है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बन गया और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर बन गया। तो मैं हमेशा क्या करता था, साइन आई की मल्टीप्लाई म्यू1 में और ऐसे ही साइन आर की मल्टीप्लाई किसमें, म्यू2 में, उनका रखता था इक्वल्स टू। तो वो कहता है हमारा स्नेल्स लॉ। तो सेम कंसेप्ट में यहाँ पे लगाऊंगा, आर मेरा कहाँ पे आ रहा है, बाहर वाला मीडियम जिसका नाम क्या होगा, म्यू1। आई मेरा कहाँ आ रहा है, ये वाला मीडियम जिसका नाम क्या था, तो जिसका नाम क्या होगा, म्यू2, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाऊं तो स्नेल्स लॉ किस तरीके से लगेगा, देखो ये वाला एंगल आर है, इसका इफेक्टिव इंडेक्स म्यू1 है, तो मेरा फॉर्मूला क्या होगा, साइन आर इंटू म्यू1। किसके इक्वल होगा, यहाँ पे एंगल आई है, इसका इफेक्टिव इंडेक्स म्यू2 है, तो क्या होगा, साइन आई इंटू म्यू2। तो ये क्या हो गया, साइन आई अपॉन साइन आर, कितना बनेगा, म्यू1 अपॉन म्यू2। क्या बनेगा, म्यू1 अपॉन म्यू2, साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। अब देखो अगर मैं साइन आई की वैल्यू निकालना चाहूँ, साइन आई की वैल्यू क्या होगी, साइन का फॉर्मूला पी अपॉन एच, ठीक है। तो पी अपॉन एच का मतलब एंगल के सामने वाला क्या हो गया,
परपेंडिकुलर, और हमारा वो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज क्या होगा, 90 के सामने वाला क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। तो अगर मैं एक ट्रायंगल का नाम दे दूं ए बी सी और डी, ठीक है, तो इन ट्रायंगल क्या बन गया मेरा, ए बी एंड डी। अगर मैं ए बी डी ट्रायंगल की बात करूं तो बी एंगल आई बन रहा है, तो साइन आई का फॉर्मूला क्या होगा, पी अपॉन एच। सामने वाला क्या हो गया, परपेंडिकुलर डी ए, और एंगल सामने वाला क्या हो गया, एच, हाँ डी ए अपॉन ए बी। ये तो होगा नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं साइन आर निकालना चाहूं, साइन आर क्या निकलेगा, साइन आर क्या निकलेगा, डी ए अपॉन ए सी, डी ए अपॉन ए सी, ठीक है। तो डी ए अपॉन ए सी, ठीक है। तो साइन आई निकल गया, साइन आई निकल गया। अगर मैं साइन आई अपॉन साइन आर कर दूंगा तो क्या होगा, अब देखो डी ए अपॉन ए बी और डी ए अपॉन ए सी, डी ए से डी ए कैंसिल, तो क्या आ गया, ए सी अपॉन ए बी। तो अच्छा मैंने पढ़ रखा है क्या, साइन आई अपॉन साइन आर खुद किसके बराबर था, म्यू वन अपॉन म्यू टू, ठीक है। और जो खुद किसके बराबर है, ए सी अपॉन ए बी। अच्छा अब ए सी और ए बी को हम मेजर नहीं कर सकते, ए सी ए को क्यों मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि ये चीज अलग अलग है। ए सी एक हाइपोटेन्यूज साइट है और ए बी एक हाइपोटेन्यूज वाली साइट है। लेकिन अगर मैं इसको कंपेयर करना चाहता हूँ तो एक चीज से कंपेयर कर सकता हूँ क्या, अगर मैं ये मान के चलूं कि डी और ए बहुत आपस में क्लोज है, डी और ए आपस में क्या है, बहुत क्लोज, तो ऑब्वियसली बात है ए डी के पास आ जाएगा। तो अगर ए डी के पास होगा तो जो डी सी होगी वो ए सी के इक्वल आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, ठीक है। तो सिमिलरली अगर डी सी ए सी के इक्वल आ जाएगी तो जहां पे ए सी है वहां मैं क्या लिख सकता हूँ, डी सी, ठीक है। अच्छा और जो ए बी है वो किसके बराबर आ जाएगी, डी बी के, तो ये क्या लिख दूंगा मैं, डी बी। तो डी सी मेरी क्या थी, एपरेंट हाइट, है ना, और जो मेरी ए बी थी, और सॉरी, और जो मेरी क्या थी, डी बी, वो क्या थी मेरी रियल हाइट। अच्छा तो मेरा एक फॉर्मूला बना क्या, एपरेंट हाइट अपॉन रियल हाइट इक्वल्स टू म्यू वन अपॉन म्यू टू, इक्वल्स टू म्यू वन अपॉन म्यू टू। हमें आसानी से याद करने में बस क्या बात ध्यान रखनी पड़ेगी क्या, कि जब कभी मैं रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ को आपस में डिवाइड करता हूं तो वो क्या आएगा, म्यू टू अपॉन म्यू वन, क्या आएगा, म्यू टू अपॉन म्यू वन, ठीक है। तो ये वाली बात आपको समझ में आई क्या, कि जब हम कभी रियल डेप्थ को एपरेंट डेप्थ से डिवाइड करते हैं उसकी वैल्यू क्या आती है, हमेशा म्यू टू अपॉन म्यू वन। तो ये क्या था कि हम किसी भी का भी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। अगर किसी ने मुझे क्या दे रखा होगा, रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ, या अगर किसी ने मुझे किसी भी एक मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे रखा है तो मैं ये बता सकता हूँ कि उसमें रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ की हाइट का रेशियो क्या आएगा, ठीक है। तो जब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा टीआईआर, और वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड्स के लिए, क्योंकि बोर्ड्स में 1 या 2 नंबर का उससे सिंपल से एक प्रिज्म के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या फिर टीआईआर के ऊपर एक क्वेश्चन सिंपल से पूछ लिया जाता है। सो जब हमारे पढ़ने का टॉपिक होगा वो क्या होगा, टीआईआर। टीआईआर का मतलब क्या होता है, आपको उसकी डेफिनेशन समझनी पड़ेगी पहले। टीआईआर का मतलब होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कहने का मतलब लाइट का रिफ्लेक्शन होना। और रिफ्लेक्शन वाली वीडियोस में हमने पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, जब लाइट सेम मीडियम में वापस से बाउंस बैक हो जाती है उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। जनरली आपने देखा होगा कि जो लाइट है वो डेंसर से डेंसर में ट्रांसफर कम देखा होगा आपने क्या देखा होगा कि वो लाइट रेयर से रेयर में ज़्यादा ट्रांसफर होती है, कहने का मतलब हवा से आई और वापस में हवा में चली गई। पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि लाइट पानी से आती है हवा की तरफ, लेकिन हवा में नहीं जाती, वापस से कम उड़ जाती है पानी की तरफ। तो इस चीज को बोलते हैं टीआईआर। टीआईआर का मतलब क्या होगा कि लाइट का जिस मीडियम से लाइट वो आ रही है उसी मीडियम में वापस जाना। अच्छा तो इसमें और रिफ्लेक्शन में अंतर क्या हो गया, तो एक बहुत छोटा सा अंतर है क्या, कि मैं क्या मान के चलता हूँ कि मेरे पास एक मीडियम है, इसका इफेक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू वन, इसका इफेक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू टू, ये क्या है वाटर और ये क्या है एयर। तो वाटर एयर लिखने का मतलब क्या हुआ, वाटर क्या हो गया डेंसर मीडियम, एयर क्या हो गया रेयर मीडियम, ठीक है। और अब देखो जब जनरली हमने क्या पढ़ा है कि हम लाइट को एयर से डालते हैं वो वाटर में बेंड हो जाती है, वाटर से डालते हैं एयर में खुल जाती है, ये अभी तक हमने पढ़ा था। लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे कि अगर मेरे पास कोई लाइट है, ये लाइट का क्या है सोर्स, यहाँ से मैं लाइट ट्रांसफर कर रहा हूँ, अगर लाइट में कभी डेंसर से रेयर मीडियम में डालता हूँ तो सबसे पहला उसकी कंडीशन क्या होती है, मान लो ये एंगल क्या बन गया आई, क्योंकि लाइट यहाँ से इंसिडेंट हो रही है, तो ये वाली लाइट क्या हो जाएगी, थोड़ी इस तरफ खुल जाएगी, है ना। तो ये क्या हो गया आर, ये तो बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है, इसको हम स्नेल्स लॉ से निकाल भी सकते हैं। इसको मैं मानू ए पॉइंट, ठीक है। फिर मैं क्या मान के चलूँ, एक दूसरा है कि लाइट को मैंने ना ये वाला एंगल बढ़ा दिया, अब लाइट को मैं इस वाले पॉइंट पर इंसिडेंट करवा रहा हूँ। अगर लाइट को मैं इस वाले पॉइंट पर इंसिडेंट कर रहा हूँ तो ये वाला आई इतना था, अभी आई थोड़ा बढ़ गया, अगर आई बढ़ गया होगा तो लाइट अब थोड़ी और झुक गई होगी इस तरीके से, ठीक है। अब तो ये वाला एंगल क्या हो गया आर, और भी बढ़ गया होगा। अब आप खुद दिमाग लगाओ, अगर मैं एक और यहाँ पे सी एक और नॉर्मल खींच दूं जिसका नाम क्या होगा
सी, और उसके ऊपर लाइट का इंसिडेंट कराओ इस तरीके से, है ना, लाइट का कराओ उसके ऊपर थोड़ा सा इंसिडेंट। ठीक है, तो ये एंगल क्या माना जाएगा हमारा, आई। तो लाइट क्या होगा बताओ, कहाँ जाएगी, या तो बिल्कुल इस तरीके से चली जाएगी वो ऐसे करते हुए, है ना, इस तरीके से, ना तो वो कहाँ गई रेड मीडियम में, ना ही वो कहाँ गई डेंसर मीडियम में, वो किसके पैरेलल चल रही है, इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब क्या हो गया कि ना तो वो एयर है और ना ही क्या है वो वाटर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, उसका इंटरफेस हो गया, तो ये आई हो गया। अच्छा, इस वाले केस में मैं आर को क्या मान लूंगा 90, क्या मान लूंगा 90, क्योंकि भाई आर का मतलब क्या हो गया, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे, और रिफ्रैक्टेड रे किस तरफ चल रही है, इस तरफ, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 डिग्री। अच्छा, ये तो आसान था। अब देखो, अगर कोई मुझसे बोले कि ए वाले पॉइंट, बी वाले पॉइंट और सी वाले पॉइंट में स्नेल्स लॉ लगाओ, तो अब हम लगा सकते हैं कैसे। अगर कोई मुझसे बोले कि ए वाले पॉइंट में स्नेल्स लॉ लगाओ, तो मैं क्या लिखूंगा कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू टू इंटू साइन आई इक्वल्स टू म्यू वन इंटू साइन आर। तो क्या होगा, अच्छा यहाँ लिख दूँ पहले, ठीक है, क्या हो गया, साइन आई इंटू म्यू टू इक्वल्स टू साइन आर इंटू म्यू वन। तो साइन आई अपॉन साइन आर, इसकी वैल्यू क्या होगी, म्यू वन अपॉन म्यू टू। ठीक है, तो ये मैंने एक फॉर्मूला निकाल दिया इसका, इस वाले पॉइंट पे स्नेल्स लॉ निकालने का। ठीक है, क्या मैं ये सेम फॉर्मूला इस वाले पॉइंट के लिए निकाल सकता हूँ, बिल्कुल लग सकता है। तो इस वाले केस में क्या लिखना पड़ेगा, देखो क्या, कि साइन आई इंटू क्या हो गया म्यू टू इक्वल्स टू साइन आर इंटू म्यू वन। तो साइन आई अपॉन साइन आर, ये क्या हो गया मेरा म्यू वन अपॉन म्यू टू। ठीक है, अच्छा लेकिन एक चीज गलती कर दी हमने, क्या कि मुझे पता है कि सी वाले नॉर्मल के लिए आर की वैल्यू कितनी है 90, सी के लिए आर की वैल्यू कितनी है 90, तो क्या मैं यहाँ आर की वैल्यू 90 लिख सकता हूँ, है ना। तो मेरा नया फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन आई अपॉन साइन 90 इक्वल्स टू म्यू वन अपॉन म्यू टू। साइन 90 की वैल्यू मुझे पता है क्या होती है 1, तो साइन आई का फॉर्मूला क्या बन गया म्यू वन अपॉन म्यू टू, और ये क्या बन गया 1। अच्छा, साइन आई, अब यहाँ से हमें कंसेप्ट सीखना है, क्या आपने एक बात सीख ली क्या, कि जिस तरीके से मैं कभी भी डेंसर मीडियम में आई की वैल्यू बढ़ाता हूँ, आई का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाता हूँ, उसी रेशियो में मेरा आर भी बढ़ता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, किस वाले मीडियम में, रेयर मीडियम में। तो हमें क्या बात सीखनी है कि भाई ऐसे तो पता नहीं कितने, अगर मैं ये वाली लाइट यहाँ पे इंसिडेंट करूँ तो आर कुछ और होगा, ये वाली लाइट यहाँ पे इंसिडेंट करूँ तो आर कुछ और होगा। तो अब हमें एक बात सीखनी है, जो मेरा ये वाला एंगल है, कौन सी वाली, जो सी वाला एंगल है, सी वाले एंगल पे जो मेरे आई की वैल्यू होगी और जो आर की वैल्यू होगी वो फिक्स्ड होंगी। क्यों, अगर कभी भी मेरा रिफ्लेक्टेड का एंगल, किसका एंगल, रिफ्लेक्टेड का एंगल 90 का बनता है, तो आई हमेशा उसके लिए फिक्स्ड ही होगा, होगा कि नहीं होगा भाई। आई की वैल्यू अगर मैं यहाँ बदलता हूँ तो आर की वैल्यू कुछ और आती है, आई की वैल्यू यहाँ रखता हूँ तो आर की वैल्यू कुछ और आती है, लेकिन एक समय पर जब मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा 90 डिग्री, तो आई की वैल्यू मेरी क्या आएगी, उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल। अच्छा, इस क्रिटिकल शब्द का मतलब क्या होता है, क्रिटिकल का मतलब कि हम बिल्कुल लास्ट स्टेज पर चल रहे हैं ना। तो ये लास्ट स्टेज किसकी है, देखो सी से पहले जो ये वाला सी वाला हमारा ये है, ठीक है, इससे पहले लाइट का शो कर रही है रिफ्लेक्शन, क्या शो कर रही है, रिफ्लेक्शन, लाइट का क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन। लेकिन अब आप खुद कंडीशन बनाओ, अगर मैं एक डी लाइन खींच दूं आगे की तरफ, ठीक है, एक डी पॉइंट बना दिया मैंने यहाँ पे, और ये क्या होगा मेरा पूरा डी, और इस वाले डी के ऊपर मैंने क्या करी, लाइट को इस तरीके से इंसिडेंट करवाया, तो ये एंगल क्या बन गया आई। अगर इस वाले पैटर्न को आप देख रहे हो, तो पहले एंगल आर था, आर बढ़ गया, आर बढ़ के क्या हो गया 90, अब आर बढ़ कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ, तो ये कहाँ बेंड हो जाएगी लाइट, पूरी की पूरी इस तरफ, तो ये क्या हो गया मेरा टी आई आर, क्या हो गया टी आई आर। कहने का मतलब अब लाइट कहाँ नहीं जाएगी, दूसरे मीडियम में, लाइट कहाँ जाएगी वापस से सेम मीडियम में। ऐसा कब हुआ, क्या इस वाले पॉइंट पे टी आई आर हुआ, नहीं हुआ, इस वाले पॉइंट पे हुआ, नहीं हुआ, इस वाले पॉइंट पे टी आई आर हुआ, नहीं हुआ, कब हुआ, इस वाले पॉइंट पे। इस वाले पॉइंट की खास बात क्या है कि जो इसकी आई की वैल्यू है, इसके आई की वैल्यू इसके आई से ज्यादा है ना। अगर मैं इसका नाम 1 दे दूं, 2, 3 और 4, तो एक पैटर्न बन रहा है क्या कि I1 is smaller than I2 is smaller than I3 and smaller than I4। तो कहने का मतलब ये एंगल लगातार क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, ये एंगल यहाँ से तक क्या हो रहे हैं, लगातार इंक्रीज। और I3 एक ऐसा एंगल है जिसपे लाइट ना तो रिफ्लेक्ट हुई और ना ही क्या हुई रिफ्लेक्ट, ठीक है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। तो अगर आपके पेपर में आ जाए कि व्हाट इज अ क्रिटिकल एंगल, तो आप क्या बोलोगे, इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच द रिफ्लेक्टेड रे इज
द रिफ्लेक्टेड एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया हमारा क्रिटिकल एंगल। अच्छा, अब अगर हम टी आई आर पढ़े तो हमने तो लॉजिक समझ लिया कि टी आर का मतलब क्या होता है कि द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। पर आपने यहाँ पे एक बात और नोटिस करी क्या, कि जो मैं लाइट को इंसिडेंट करवा रहा हूँ वो म्यू टू मीडियम में करवा रहा हूँ, ठीक है ना। जनरली हम क्या देखते हैं कि हमारे पास म्यू1 मीडियम होता है, म्यू2 मीडियम होता है, लाइट म्यू1 से म्यू2 में जाती है। लेकिन इस वाले केस में क्या होगा, लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, म्यू2 से म्यू1, कहने का मतलब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम। तो कंडीशन क्या होगी टी आई की पहली, लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, ठीक है। तो ये वाली बात समझ में आई कि लाइट हमेशा कैसे चलती है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम। अगर हमें कभी भी टीआईआर करवाना है, कोई हमसे बोल दे कि लाइट रेयर से रेयर में जा रही है, तो वो टीआईआर नहीं होगा, वो क्या होगा, सिंपल सा रिफ्लेक्शन। लेकिन अगर लाइट डेंसर से कहाँ जा रही है, रेयर में, तो वो किसका नाम क्या होगा, टीआईआर, उसका नाम क्या नहीं होगा, रिफ्लेक्शन। तो आपकी वाली बात समझ में आई कि टीआईआर के लिए पहली कंडीशन क्या है, लाइट मस्ट बी ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर। दूसरी क्या है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस किस तरफ होगा, इन डेंसर मीडियम इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ठीक है। अब देखो क्या है कि I3 को मैं क्या मान लेता हूं, I3 इज एन क्रिटिकल एंगल। क्या है, क्रिटिकल एंगल। कि इससे पहले बिहेवियर लाइट का कुछ और था, इसके बाद लाइट का बिहेवियर कुछ और हो गया। इससे पहले लाइट का शो कर रही थी रिफ्रैक्शन, इसके बाद लाइट का शो कर रही है रिफ्रैक्शन। तो अगर मुझे कभी भी टीआईआर करवाना है तो उसके लिए जो भी मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा इट शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, ठीक है। जब भी क्या होगा मेरा टीआईआर। तो आपके पेपर में दो केसेस पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज टीआईआर और टीआईआर के लिए कंडीशंस किस तरीके की होती हैं। इससे प्रीवियस वाले सेक्शन में हमने पढ़ा कि टीआईआर क्या होता है, उसमें हम बस एक चीज पढ़ना भूल गए, वो कहता है क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल मैं आपको बता दूं, थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे दूं कि मान लीजिए ये हमारा एक डेंसर मीडियम है और ये हमारा क्या है, एक रेयर मीडियम, ठीक है। लाइट हमेशा कैसे चलती है, डेंसर से रेयर की तरफ, ये हमेशा एंगल बनाएगी आई। अगर ये वाले एंगल पे, इस वाले एंगल ऑफ इंसिडेंस पे लाइट इस तरीके से चली जाती है ना, हमने पढ़ा था पिछले वाले सेक्शन में कि अगर एक एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा होता है 100%, जब कभी भी लाइट डेंसर से किस में जाती है, रेयर मीडियम में, जिसमें उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बनता है, 90 डिग्री। क्या बनता है, 90 डिग्री। तो इस वाले एंगल का नाम अब आई नहीं होगा, इस वाले एंगल का नाम क्या होगा, सी। क्या हो जाएगा, सी। तो आई किसके बराबर हो जाएगा, सी के बराबर। तो अगर मैं यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाऊं तो स्नेल्स लॉ किस तरीके से देगा, ये क्या होगा म्यू2, ये क्या होगा म्यू2, और ये क्या हो गया म्यू1। तो क्या हो गया, साइन आई इंटू म्यू2 इक्वल्स टू साइन आर इंटू म्यू1। अच्छा, अगर ये क्रिटिकल एंगल है तो आई की वैल्यू किसके बराबर होगी, सी के बराबर, और इसका इफेक्टिव इंडेक्स म्यू2 ही रहेगा। और यहाँ पे R1 कितना हो जाएगा, साइन 90, और ये क्या हो गया हमारा म्यू1। तो साइन सी की वैल्यू क्या होगी, म्यू1 अपॉन म्यू2, ठीक है। तो ये हमने क्या निकाल दिया, सी। और इस क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या होगी, साइन इनवर्स म्यू1 अपॉन म्यू2। तो कहने का मतलब, अगर कोई मुझे ये दे दे कि मेरे पास दो मीडियम है, एक ग्लास दे दे, एक वाटर दे दे, और मुझसे ये पूछ ले कि लाइट किस एंगल पे वापस से इसमें रिफ्लेक्ट होगी, तो मैं ये वाला एंगल निकाल सकता हूँ। कैसे, साइन इनवर्स म्यू1 अपॉन म्यू2। अगर आप अपनी एनसीईआरटी की बुक देखो तो एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर 320 पर लिख रहा है क्या, क्रिटिकल एंगल ऑफ सम ट्रांसपेरेंट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर। देखो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एयर लिखना बहुत जरूरी है। क्यों, क्योंकि मान लीजिए अगर आप इस वाले डेंसर मीडियम को एयर से कंपेयर कर रहे हैं तो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कुछ हो रहा है। मैंने आपको बताया था रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है, रिलेटिव प्रॉपर्टी होती है किसी दो मीडियम की। अगर आप इसी मीडियम को किसी दूसरे मीडियम से कंपेयर कर दें जो कि एयर ना हो, तो इस क्रिटिकल एंगल की वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी चेंज हो जाएगा। क्योंकि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है जनरली, म्यू2 अपॉन म्यू1। और अगर आप लगातार म्यू1 को चेंज करते रहोगे तो म्यू2 अपॉन म्यू1 का जो भी आंसर आएगा वो भी लगातार क्या होता रहेगा, चेंज। अगर म्यू चेंज होगा तो उसके हिसाब से सी भी क्या हो जाएगा, चेंज। तो इस तरीके से हमें क्या बात ध्यान रखनी है कि हमेशा जब कभी हम कोई मीडियम पढ़ते हैं या फिर कोई भी हम टेबल पढ़ते हैं या कोई भी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे एग्जामिनेशन में, तो हमें क्या बात ध्यान रखनी है कि उसने रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पूछ रखा है या फिर दे रखा है, तो किसके रेस्पेक्ट में दे रखा है, तो एयर के रेस्पेक्ट में या किसी दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में। जनरली एग्जाम्स में जो भी हमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे रखा होता है वो हमेशा एयर के रेस्पेक्ट में दे रखा होता है। अगर उसने कुछ भी नहीं बोल रखा है तो हम क्या मान के चलते हैं कि वो किसके रेस्पेक्ट में रखा होगा, एयर के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे इसमें बोल रखा है ट्रांसपेरेंट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो अगर आप वाटर की बात करो, वाटर का इफेक्टिव इंडेक्स 1.33 है, उसका क्रिटिकल एंगल है 48.75। इसका मतलब क्या निकलता है, अगर मैं एक तरफ वाटर लूं और एक तरफ एयर लूं और वाटर में एक एंगल बनाऊं कितने का,
48.75 डिग्री का। अगर कभी मैं इतने का एंगल बनाता हूँ तो लाइट क्या होती है, वापस से इस वाले 90 डिग्री एंगल पे चली जाती है। लेकिन अगर मेरा एंगल, जैसे मान लो ये वाटर है, ये मान के चल रही है क्या है, वाटर, ठीक है ना, और इसका ये मैंने एंगल कितना बना दिया 48.75, ठीक है। अगर 48.75 का एंगल होगा तो ऑब्वियसली बात है लाइट किस तरीके से चली जाएगी, इस तरीके से। अच्छा अब देखो, अब हमें एक बात सीखनी है क्या, कि या तो मैं अपने आई की वैल्यू इससे कम रख सकता हूँ या इससे ज्यादा रख सकता हूँ। अगर मेरे आई की वैल्यू इससे कम होगी तो जो हमने पिछले वाला डायग्राम बनाया था उसमें हमने एक बात देखी थी, जैसे जैसे मैं ये वाला आई बढ़ाता जा रहा हूँ ये वापस से टर्न होता रहता है। तो कहने का मतलब अगर मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल तो वहां पे क्या होता है मेरा टी आई आर, क्या होता है टी आई आर। अगर मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज स्मॉलर देन क्रिटिकल एंगल, अच्छा टी आर का मतलब क्या हो गया, रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। दूसरा केस क्या बनेगा, अगर मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज स्मॉलर देन क्रिटिकल एंगल तो वो किसी केस आएगा, रिफ्लेक्शन का। वो किसका केस आएगा, रिफ्लेक्शन का, ठीक है ना। तो आपको इस वाली बात को ध्यान देना पड़ेगा। अब देखो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि अगर मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है 45 डिग्री, तो वहां पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा कि रिफ्लेक्शन होगा, क्या होगा, रिफ्लेक्शन, है ना। क्यों होगा, क्योंकि क्या हो गया हमारा क्रिटिकल एंगल, क्या होगा, सॉरी हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, क्रिटिकल एंगल से कम। तो उस वाले केस में क्या होगा कि लाइट वापस से क्या हो जाएगी, लाइट में चली जाएगी बाहर वाले मीडियम में। अच्छा दूसरा एग्जांपल बताओ, अगर मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस 50 डिग्री है, क्या है 50 डिग्री, तब बताओ क्या होगा, तब टी आई आर होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा है। तो अब लाइट कैसे ट्रेवल करेगी, वापस से किस में आ जाएगी, सेम मीडियम में। डेंसर से ही गई है और डेंसर में क्या हो गई, वापस आ गई। तो ये क्या था मेरा क्रिटिकल एंगल का कंसेप्ट। अब हम इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन करेंगे क्योंकि बोर्ड में जनरली पूछ लिए जाते हैं कि भाई क्रिटिकल एंगल के ऊपर क्वेश्चन, एक वो प्रिज्म दे देगा उस पर फिर एक लाइट को इंसिडेंट करवा देगा और फिर आपसे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताओ ये लाइट, इस लाइट का पाथ बताओ कि लाइट किस तरफ जाएगी अगर एक प्रिज्म में इस तरीके से इंसिडेंट होती है। तो उसके लिए हमें क्या बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि प्रिज्म वाले केस में, प्रिज्म जनरली किसके बने हुए होते हैं, ग्लास के, है ना। तो अगर हमें ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज म्यू इक्वल्स टू 1.52, ये मैंने गलत लिखा है, अब मुझे लिखना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एयर। गिलास का निकाल रहे हैं ना, किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, एयर के रिस्पेक्ट में या तो वाटर के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, पर क्या किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं ज्यादातर, एयर के रिस्पेक्ट में। तो म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.52, ठीक है। अब देखो म्यू की वैल्यू क्या आ गई मेरी 1.52 विद रिस्पेक्ट टू एयर वाली बात है, तो क्या मैं यहाँ से सी की वैल्यू नहीं निकाल सकता, सी इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/1.52। तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी लगभग 41.14, क्या आएगी 41.14। 2-3 चीज आप याद कर लो, एक तो ग्लास वाली याद कर लो और एक वाटर वाली याद कर लो, ठीक है ना, बस 2 ही चीज। ग्लास वाली क्या होगी 41.14 और वाटर वाली क्या होगी 48.75। तो ये क्या होगा क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर, क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक बात और नोटिस करने वाली है, क्या गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, क्रिटिकल एंगल कितना आ रहा है उसका 41, वाटर का कितना है 1.33, क्रिटिकल एंगल कितना आ रहा है 48.75। कहने का मतलब कि जैसे जैसे मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम करता हूँ क्रिटिकल एंगल बढ़ता है और जैसे जैसे मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाता हूँ क्रिटिकल एंगल घटता है, ठीक है ना। चलिए बात हमें समझनी पड़ेगी। अच्छा अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये एक प्रिज्म है, ये 90 है, ये कितना है 45 और ये भी कितना है 45, ठीक है। एक लाइट मैंने इस तरफ से फेंक दी, इस तरफ से लाइट क्या करी इंसिडेंट, और आपसे बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर एक प्रिज्म है और ये प्रिज्म किसका बना हुआ है, एक क्राउन ग्लास का बना हुआ है या फिर सिंपल ग्लास का बना हुआ है, तो इस रे का पाथ ट्रेवल करो, सॉरी पाथ वो करो कि ये रे किस वाली पाथ को फॉलो करेगी, ठीक है। तो इस वाले केस में क्या बात ध्यान रखनी पड़ेगी, देखो अगर कोई भी लाइट किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर चलती है तो वो कैसे निकल जाती है स्ट्रेट। तो अगर ये लाइट इस वाली सरफेस के परपेंडिकुलर होगी तो कैसे निकल जाएगी स्ट्रेट, ठीक है। ये कहाँ पहुंच जाएगी इस वाले पॉइंट पे। अच्छा फिर उसका हम क्या करते हैं रिफ्लेक्शन। अब देखो कोई भी लाइट अगर इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो रही है, कोई भी लाइट अगर इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, एक क्या बनाते हैं नॉर्मल। और नॉर्मल की खास बात क्या होती है, वो हमेशा क्या होती है सरफेस के परपेंडिकुलर, क्या होती है सरफेस के परपेंडिकुलर। आप सबसे बड़ी गलती पेपर में बस यही करोगे कि आपको इस पर नॉर्मल खींचनी नहीं आएगी। तो नॉर्मल खींचने में कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको क्या ध्यान रखना है कि हमेशा नॉर्मल जो खींची जाएगी वो किससे खींची जाएगी, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ये सरफेस है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन खींच दो जो किससे कट हो रही होगी, इससे, ठीक है। ये 90, ये भी 90, ठीक है।
अच्छा अब देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। नॉर्मल तो ये रही हमारे पास, इंसिडेंट रे ये रही, तो ये क्या बन गया मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये क्या बन गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखो यहां तक करना तो आसान था और इससे बातें करना उससे ज्यादा आसान है। ऐसा क्यों, देखो ये 45 है तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया 90, तो ये कितना हो गया 45। ये पूरे 90 के तो एंगल है, क्योंकि हमेशा नॉर्मल किसके परपेंडिकुलर होती है, सरफेस के, तो ये इसके परपेंडिकुलर, तो ये एंगल कितने का हो गया 90 का। तो आई की वैल्यू कितनी निकलेगी फिर हमारी 45 आगे नहीं आएगी, क्यों, ये 45, ये वाला भी 45, तो नीचे वाले कितना हो जाएगा अपने आप ही 45, क्यों, क्योंकि ये और ये आपस में 90 है, 90 में से 45 जाएगा, क्या बचेगा केवल 45, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई 45। चलो ठीक है, अभी जो मैं आपसे थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पूछ रहा था क्या, कि अगर मेरे पास क्राउन ग्लास है ना, तो क्राउन ग्लास का इसकी क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या है 41 पॉइंट, ये तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्राउन ग्लास के लिए। अगर इसकी वैल्यू क्या है 41.14 और मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है 45 डिग्री, ठीक है। अगर मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है और क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या है 41.14, तो लाइट कहाँ ट्रेवल करेगी, TIR होगा या फिर बाहर निकल जाएगी, तो ऑब्वियसली बात है TIR होगा, क्यों, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। तो लाइट क्या हो जाएगी TIR और वो क्या हो जाएगी रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट का मतलब जिस वाले एंगल से वो इंसिडेंट हुई है उसी एंगल से क्या हो जाएगी रिफ्लेक्ट 45। तो लाइट ऐसे कैसे निकल जाएगी बाहर की तरफ से। तो इस तरह से हमने क्या उससे क्या कर लिया, पाथ को फॉलो कर लिया कि लाइट किस वाले पाथ को फॉलो करेगी। अब हम एक और क्वेश्चन करेंगे, वो थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है जो बोर्ड में जनरली आता है, तो आप पहले इसको एक बार अपनी कॉपी पर बनाकर देख लीजिए किस तरीके से हम लाइट के पाथ को फॉलो कर सकते हैं। तो ये वाला जो हमारा क्वेश्चन होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के रेस्पेक्टिव में, क्योंकि ज्यादा जनरली बोर्ड ये क्वेश्चन पूछ लेता है कैसे 30 की जगह 60 कर देगा, 45 कर देगा, कुछ नया एंगल डाल देगा। तो जैसे उसने ये वाला एंगल बदला पूरे का पूरा क्वेश्चन बदल जाता है। अब देखो कैसे, मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल 30 डिग्री का, तो ऑटोमेटिक सी बात है ये वाले एंगल कितना हो गया 60 डिग्री का, ठीक है। और वो बोल देगा कि भाई हम एक लाइट को ना इस तरीके से इंसिडेंट कर दें, इस तरीके से क्या कर रहे हैं इंसिडेंट कर रहे हैं, किसके ऊपर प्रिज्म के ऊपर। अगर क्वेश्चन केवल इतना लिखाएगा आपके अंदर और आपको बताना होगा कि लाइट का पाथ क्या होगा, या लाइट किस वाले पाथ को फॉलो करेगी। अच्छा अगर ये 30 डिग्री है तो ये वाला कितना हो गया, ये कितना हो गया 90 डिग्री। अब ये वाली लाइट किसी सरफेस के परपेंडिकुलर जा रही है, तो कैसे निकल जाएगी, बिना रिफ्लेक्ट हुए या बिना रिफ्लेक्ट हुए, तो कैसे चली जाएगी बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। कहाँ पहुंच जाएगी इस वाले पाथ पे। अब लाइट का यहाँ पे क्या होगा रिफ्रैक्शन या फिर रिफ्लेक्शन, कुछ भी हो सकता है। तो उस चीज को जानने के लिए मैं काम करूंगा, पहले क्या ड्रॉ करूंगा एक नॉर्मल। नॉर्मल किस तरीके से ड्रॉ होती है, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर। तो सरफेस के परपेंडिकुलर मैंने क्या ड्रॉ कर दिया एक नॉर्मल। ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री, ये एंगल क्या हो गया 30 डिग्री, ये एंगल क्या हो गया 90। अगर मैं ये जानने में काबिल रहा कि भाई ये वाला एंगल कितना है, तो मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा कि रिफ्लेक्शन होगा। अच्छा प्रिज्म के लिए कितना एंगल, सॉरी ग्लास के लिए कितना क्रिटिकल एंगल होता है 41.14, कितना होता है 41.14, ठीक है। अगर ये वाला एंगल 41.14 से कम है, अगर ये वाला एंगल 41.14 से कम है तो लाइट का क्या होगा रिफ्रैक्शन। अगर ये वाला एंगल 41.14 से ज्यादा है तो लाइट का क्या होगा रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब देखो कैसे होगा, ये एंगल 90 है, ये एंगल 60 बन गया, तो ये एंगल भी कितना होगा 90। एक 60 मिल गया एक 90 मिल गया, तो ये ऑटोमेटिक कितना हो गया 30 का। अगर ये 30 का है और ये पूरा कितने का है 90 का, तो ये कितने का हो जाएगा 60 का। हो गया नहीं हो गया। तो अब मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस वो क्या है 60 डिग्री, ठीक है। अगर मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है 60 डिग्री, तो क्या तो क्रिटिकल एंगल कितना आ रहा है मेरा 41.14, तो मुझे पता है मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो कि यहाँ पे क्या होगा रिफ्रैक्शन है रिफ्लेक्शन, तो यहाँ पे क्या होगा रिफ्लेक्शन, क्योंकि यहाँ पे क्या चीज फॉलो होगी TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो लाइट किस तरीके से बेंड होगी फिर इस तरीके से, और लाइट जितने एंगल से यहाँ है 60 उतने एंगल से यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या फॉलो कर दिया लाइट का पाथ, कब जब हमारा एंगल यहाँ पे कितना था 30 डिग्री। अच्छा एक होमवर्क आपके लिए ये रहेगा क्या कि अगर यहाँ पे हमारा एंगल 60 डिग्री होगा, कितना होगा 60 डिग्री, तो अगर यहाँ पे एंगल 60 होगा तो यहाँ पे कितना होगा 30। अगर यहाँ पे एंगल 30 हो जाएगा तो 90 और 30 कितना हो गया 120, ये कितना निकलेगा 60, ये वाला कितना निकलेगा
30, अगर ये 30 निकल गया और क्रिटिकल एंगल कितना था 41.14, तो हमारा रिफ्लेक्शन होगा कि रिफ्रैक्शन होगा, तो उस वाले केस में क्या होगा, रिफ्लेक्शन, और लाइट कैसे निकल जाएगी, बाहर की तरफ। ठीक है, तो ये क्या था हमारे कंसेप्ट किसका, TIR का, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मोस्टली यही न्यूमेरिकल्स आते हैं किसके अंदर, अगर हमारा TIR होता है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स ज्यादा आते हैं और एक्सप्रेशन थोड़े कम आते हैं। सो आई होप कि आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।